बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल लेक्चर्स बाय डॉक्टर हुमा अहमद। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपको स्लाइड पे नजर आ रहा होगा कि हमने आज एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स की बात करनी है। ये बायोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक है और हम अपने पिछले लेक्चर में आप देखेंगे तो उसमें हम डाइजेशन ऑफ लिपिड्स को कवर अप कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स का है। तो आपको पिक्चर्स नजर आ रही हैं यहाँ पर जो कि ये शो करवा रही हैं कि लिपिड्स बहुत सी फॉर्म में हमारी बॉडी में जा सकता है। मींस हम फैटी मीट्स या फिश लें, चीज का इस्तेमाल करें, बटर यूज करें, एवोकाडो है, नट्स एंड सीड्स हैं, चॉकलेट है, वट एवर, बहुत सी फूड्स ऐसी हैं जिसके अंदर फैट हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है। तो हमारी बॉडी में फैट को इंगल्फ करने के बाद उसकी डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है और फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। डाइजेशन के प्रोसेस को हम कवर अप कर चुके हैं, तो आज हम अपनी लिपिड्स की एब्जॉर्प्शन को देखेंगे। चाहे हम लिपिड्स का वर्ड यूज करें, चाहे हम फैट्स का वर्ड यूज करें, चाहे हम इन उर्दू लैंग्वेज इसको चिकनाई का नाम देते हैं। तो फैट्स जो हैं वो बेसिकली हमारे पास मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी भी हैं। ये सेल्स और टिश्यू के कंपोनेंट्स भी हैं। ये विटामिन्स को एब्जॉर्ब भी करते हैं और ये दूसरे मॉलिक्यूल्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इनका बेसिक पर्पस ये होता है कि ये बॉडी में एब्जॉर्ब होने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स। तो चलते हैं जनाब, आज के हम लेक्चर को स्टार्ट लेते हैं अपना, कि हम बात करते हैं सबसे पहले कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स है क्या। तो देखिए जनाब कि अगर हम देखते हैं कि हमने लिपिड्स अपनी डाइट में इनटेक किया है। डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ से बात स्टार्ट कर रहे हैं कि हमने अपनी डाइट में लिपिड्स को इनटेक किया है। जैसे ही हम लिपिड्स इनटेक करते हैं हमारे पास एक प्रोसेस स्टार्ट होने शुरू हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, जिसे हम कहते हैं कि इमल्सिफिकेशन होना शुरू हो गई है। ये सारा कुछ हम एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड से पिछला टॉपिक जो था डाइजेशन ऑफ लिपिड, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। इमल्सिफिकेशन बेसिकली कौन कर रहा होता है? इमल्सिफिकेशन बेसिकली हमारे पास बाइल सॉल्ट्स जो हैं उसके अंदर हमारी हेल्प कर रहे होते हैं, हमारे लिपिड्स के बड़े ड्रॉपलेट्स को छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो ये इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस कहलाता है। तो हम कहते हैं कि लिपिड्स हमारे कहाँ चले गए हैं? डाइजेशन की तरफ चले गए हैं। जब लिपिड्स की डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है तो फिर अगला प्रोसेस स्टार्ट होता है एब्जॉर्प्शन का। मतलब एब्जॉर्प्शन के स्टेप्स स्टार्ट हो जाते हैं और उसमें सबसे पहला स्टेप है हमारे पास माइसेल फॉर्मेशन। के लिपिड्स जो है वो माइसेल फॉर्मेशन की तरफ मूव कर जाता है। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि माइसेल्स कैसे बनते हैं, फिर माइसेल्स की फॉर्मेशन के बाद उनकी एब्जॉर्प्शन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। माइसेल फॉर्मेशन के बाद हमारे पास मेन प्रोसीजर स्टार्ट होता है जो कि है एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन के बाद बेसिकली हमारे लिपिड्स रेडी होते हैं। कुछ लिपिड्स जो है वो स्टोरेज की तरफ भी मूव कर जाते हैं, लेकिन फाइनली आफ्टर एब्जॉर्प्शन हमारे लिपिड्स एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए रेडी होते हैं और ये एनर्जी हमारी बॉडी में डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए यूटिलाइज होती है। तो डियर व्यूवर्स, ये जो आपको स्क्रीन पे शेयर हो रहा है एक फ्लो डायग्राम, जिसमें मैंने मेंशन किया लिपिड्स, देन इमल्सिफिकेशन, then digestion, micelle formation, absorption and energy production and storage. This is the overall story जो कि हम लिपिड्स के बारे में पढ़ते हैं। अब हम इसके उन प्रोसीजर्स की तरफ जाते हैं, उन स्टेप्स की तरफ जाते हैं जो लिपिड्स की एब्जॉर्प्शन में ना सिर्फ हेल्प आउट करते हैं बल्कि लिपिड्स उन स्टेप्स को फॉलो करके हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो यहां आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि अबाउट 95% ऑफ डाइटरी फैट इज एब्जॉर्ब्ड। इट्स मेजर पोर्शन इज एब्जॉर्ब्ड थ्रू द अपर स्मॉल इंटेस्टाइन। इट कैन बी बेटर डिस्कस्ड इन टू पार्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो बॉडी फैट इनटेक करती है, देखें उसकी एब्जॉर्प्शन कितनी मैक्सिमम परसेंटेज तक अकर होती है। एटलीस्ट या अबाउट 95% हमारे डाइटरी फैट बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। क्लियर?
और होने के लिए जो ओरिजिन है, जो बॉडी पार्ट जहां पे ये प्रोसीजर हो रहा है, इस प्रोसीजर के लिए हमारे पास अल्लाह ताला ने जो हमारी अपर स्मॉल इंटेस्टाइन दी है, वहां पे ये प्रोसीजर अकर होता है। अगर हम इसको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहें तो मैं इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। सबसे पहला पार्ट आपको यहाँ नजर आ रहा है कि हम बात करते हैं अपनी माइसेल फॉर्मेशन की। माइसेल फॉर्मेशन बेसिकली क्या है? तो माइसेल फॉर्मेशन को समझने के लिए, या जो इसका थ्योरी का पार्ट है जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए पहले आपको डायग्राम्स को समझना होगा। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे एक डायग्राम नजर आ रही है। ये डायग्राम बेसिकली हमारे पास जो चीज शो करवा रही है वो क्या है? वो हमारे बाइल सॉल्ट्स हैं। ठीक है, ये इस तरह के होते हैं। एक मैंने आपको निकाल के यहाँ पे सेपरेट करके दिखाया है कि बेसिकली जो बाइल्स की फॉर्मेशन है वो इस तरह से है कि इसका जो ये वाला हेड पार्ट है ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, जबकि जो इसका टेल पार्ट है इट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रोफिलिक का मतलब कि ये पानी से अट्रैक्ट हो सकते हैं। ओके, वाटर लविंग होते हैं ये, इन्हें वाटर से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अदरवाइज अगर हम अपने हाइड्रोफोबिक ग्रुप का की बात करें, जो कि इसकी टेल है, हाइड्रोफोबिक का मतलब ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए तैयार नहीं होते, ये वाटर को रिपेल करते हैं। तो अब आप जरा देखिएगा कि ये जो मेरे पास एक बाइल सॉल्ट है या बाइल एसिड है, मैंने उसको डायग्रामेटिकली यहाँ शो करवाया कि इस तरह से वो एक दूसरे के साथ मिलकर क्लस्टर बनाते हैं, गुच्छा बनाते हैं। अब ये जो मैंने डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन की है यहाँ पर, यू कैन सी वेरी वेल कि इसका जो हेड पार्ट है दैट इज टुवर्ड्स आउटसाइड, एंड जो इसका टेल पार्ट है दैट इज टुवर्ड्स इनर। ठीक है, इनर साइड की तरफ इसका टेल का पार्ट है। तो यहाँ पे हमें ये बात बहुत इजीली अंडरस्टैंड की जा सकती है, हम बहुत आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि आप देखें कि इनका हाइड्रोफोबिक ग्रुप अंदर की साइड पे है, और इसी साइड पे हमारे, जहां पे मेरा आपको कर्सर नजर आ रहा है, एरो नजर आ रहा है, यहीं पे हमारे लिपिड्स ने आना है। लिपिड्स को चारों तरफ से ये बाइल घेर लेते हैं, सराउंड कर लेते हैं। तो जो इसका हाइड्रोफोबिक पोर्शन है वही लिपिड की तरफ आता है। इसको भी बेहतर तरीके से दिखाने के लिए यहाँ मैंने एक डायग्राम का इस्तेमाल किया है। आपको नजर आ रही है ये डायग्राम कि हमारे पास ये लिपिड है जो कि सराउंड कर गया है बाइल एसिड के जरिए। अब बाइल एसिड को भी सेपरेटली यहाँ दिखाया गया है कि जो ग्रीन पोर्शन है, हम कह सकते हैं कि ये हमारा हेड वाला पार्ट है, हेडिंग पार्ट है इसका। ओके, मींस हेड पार्ट है बाइल एसिड का, ये बेसिकली हाइड्रोफिलिक साइड है, यानी कि हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, ये वाटर लविंग है। क्लियर? जबकि इसका जो ये येलो पार्ट है जिसको हम ऊपर नाम देकर आए हैं कि ये टेल वाला पार्ट है, दैट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर और हाइड्रोफोबिक साइड है ये। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हाइड्रोफोबिक साइड है वो लिपिड की तरफ फेस करती है, जबकि जो हाइड्रोफिलिक साइड है वो उससे अवे नजर आ रही होती है। तो हमारे पास माइसिल बनने की थ्योरी बेसिकली ये थी कि लिपिड को बाइल एसिड सराउंड कर जाते हैं, और सराउंड किस तरह से करते हैं कि उनका हाइड्रोफोबिक पार्ट लिपिड की तरफ होता है और उनका हाइड्रोफिलिक साइड जो है वो उससे अवे होता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिर एक रिकैप दे रही हूँ कि हमारे लिपिड भी बेसिकली हाइड्रोफोबिक नेचर के हैं, वाटर लविंग नहीं है। इसीलिए बाइल एसिड का हाइड्रोफोबिक साइड उनकी तरफ होता है और हाइड्रोफिलिक साइड उनसे दूर होता है। तो जब हमारे पास ये कंप्लीट सर्कल इस तरह से बन जाता है तो हम कहते हैं कि माइसेल्स हैव परफॉर्म्ड, माइसेल्स हैव प्रोड्यूस्ड। ठीक है, यानी कि माइसेल की फॉर्मेशन जो है वो हो चुकी है, उसका प्रोसेस जो है वो परफॉर्म हो चुका है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि माइसेल्स हैव प्रोड्यूस्ड। अब अगली बात जो है, जो मैं आपको थ्योरी में मेंशन करूंगी, ऊपर दी गई थ्योरी में ये बात डिस्कस करेंगे हम कि जब ये माइसेल हमारे बॉडी को, हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन की तरफ जाता है तो फिर क्या होता है। जब हमारा ये माइसेल इंटेस्टाइन की तरफ जाता है बेटे, तो जो बाइल एसिड है वो बाहर की तरफ रह जाता है और जो लिपिड के पार्ट्स हैं वो अंदर मूव कर जाते हैं। क्लियर? यानी कि ये जो बाइल एसिड है ये रिमूव हो जाता है
और ये रिमूव क्यों होता है? ये रिमूव इसलिए होता है कि इसने दोबारा अपना काम परफॉर्म करना होता है, तो ये दोबारा अपने काम की तरफ चला जाता है। अब मैं आपको इसका थ्योरेटिकल पार्ट शो करवाती हूँ ताकि आपको बात इजीली अंडरस्टैंड हो सके। माइसेल फॉर्मेशन, द प्रोडक्ट्स ऑफ द फैट डाइजेशन। कौन कौन से प्रोडक्ट्स हो सकते हैं? फैटी एसिड्स हो सकते हैं, मोनोग्लाइसराइड्स हो सकते हैं, ग्लाइसरोल हो सकता है, कोलेस्ट्रोल, या कोई फैट सोलुबल विटामिन। कोई भी फैट की डाइजेशन का प्रोडक्ट हो, हमें क्या बताता है? वो कहता है कि इसे सर्कुलेशन में एंटर होने की जरूरत है। क्लियर? सर्कुलेशन में यानी कि ब्लड में हमारे ये एंटर होगा तो हमारी बॉडी की डिफरेंट सेल्स को ये पहुंच सकेगा और एनर्जी प्रोवाइड कर सकेगा। अब हमने डाइजेशन में पढ़ा कि बाइल हमारी हेल्प करते हैं इमल्सिफिकेशन के प्रोसेस में। तो डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी बाइल हमारी हेल्प कर रहे हैं। Bile salts cluster around the products of fat digestion to form structures called micelles. वो कहता है कि बाइल साल्ट्स हमारे फैट की डाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसको सराउंड करते हैं और एक माइसेल की शक्ल बना लेते हैं। मैं आपको डायग्राम में ये शो करवा चुकी हूँ। विच हेल्प द फैट्स गेट क्लोज एनफ टू माइक्रोविलाई ऑफ इंटेस्टाइनल सेल्स। अब हमारी बॉडी में जो इंटेस्टाइन है उसमें माइक्रोविलाई मौजूद हैं। माइक्रोविलाई क्या है बेटे? माइक्रोविलाई हमारी इंटेस्टाइन की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, जो चीजों को अपनी तरफ इंटरेक्ट करवाती हैं, अट्रैक्ट करवाती हैं। क्लियर? तो वो कहते हैं कि ये माइसल्स हमारी हेल्प करते हैं कि हमारी जो फैट्स के प्रोडक्ट्स हैं वो इंटेस्टाइन की तरफ जाने लग जाते हैं, मूव करने लग जाते हैं, इसीलिए वो बेटर एब्जॉर्ब भी हो सकते हैं। द प्रोडक्ट्स ऑफ फैट डाइजेशन डिफ्यूज अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ द इंटेस्टाइनल सेल। अब जो फैट डाइजेशन के बाद प्रोडक्ट हमारे पास आया था जिसको बाइल एसिड ने सराउंड कर लिया था, वो कहता है कि वो जो है वो डिफ्यूज कर जाता है हमारी इंटेस्टाइनल सेल्स के अंदर, and bile salts are recycled back to do more work emulsifying fat and forming micelles। जबकि बाइल साल्ट्स इंटेस्टाइनल सेल के अंदर नहीं जाते और वो वापस अपने काम की तरफ चले जाते हैं। और उनके काम क्या हैं? या तो उन्होंने लिपिड को इमल्सिफाई करना होता है या फिर उन्होंने लिपिड के को सराउंड करके माइसेल्स बनाने होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला पार्ट था जिसमें हमने माइसेल फॉर्मेशन को सीखा। मैं एक छोटा सा रिकैप दे रही हूँ। माइसेल फॉर्मेशन में हमारे जो फैट्स के डाइजेशन के प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बाइल सॉल्ट्स सराउंड कर लेता है, और ऐसे सराउंड करता है कि जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन है बाइल साल्ट का वो फैट की तरफ होता है। क्यों? क्योंकि फैट भी हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। जबकि जो हाइड्रोफिलिक ग्रुप है बाइल साल्ट का वो लिपिड से दूर होता है, फैट के प्रोडक्ट से दूर होता है। लेकिन इस माइसेल बनने का क्या बेनिफिट है कि हमारे फैट के डाइजेशन के प्रोडक्ट्स बहुत ही ज्यादा इंटेस्टाइनल सेल के करीब मूव कर जाते हैं। जब वो इंटेस्टाइनल सेल के अंदर मूव करने लगते हैं, डिफ्यूज होने लगते हैं, तो बाइल का जो सराउंडिंग किया हुआ सर्कल था, जो बाइल सॉल्ट्स थे, वो वहां से रिमूव हो जाते हैं और रिसाइकल बैक कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने दो फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं। पहला फंक्शन है कि उन्होंने इमल्सिफिकेशन करनी है लिपिड्स की, और दूसरा फंक्शन ये है कि उन्होंने माइसेल्स को बनाना है। जी जनाब, आगे हम अपने पार्ट 1 को कवर करते हुए पार्ट 2 की तरफ जा रहे हैं। पार्ट 2 है हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ फैट डाइजेशन, यानी कि बाइल्स ने हमारे प्रोडक्ट को इंटेस्टाइनल सेल में डिफ्यूज होने के लिए छोड़ दिया है। क्लियर? अब फैट डाइजेशन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं? वो एब्जॉर्प्शन की तरफ जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने दो कैटेगरीज शो की हैं। एक कैटेगरी मैंने ग्रीन कलर में शो की है, दूसरी कैटेगरी मैंने रेड कलर में शो की है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि मैंने ये शो करवाना चाहा है कि ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है मींस
इनको ग्रीन सिग्नल मिल रहा है ब्लड तक जाने के लिए, जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिमेंबर, कि हमें याद करना है इसको कि ये जो ग्रीन पोर्शन है ये अलाउ कर रहा है हमारी बॉडी में इस ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचने के लिए, तो इसको मैंने ग्रीन कलर में शो करवाया है ताकि आपके लिए आसानी हो। जबकि जो रेड पोर्शन है इसको सिग्नल रेड मिल रहा है, यानी कि ये ब्लड स्ट्रीम में इसको जाने की परमिशन नहीं है। अब ये कौन सी चीजें हैं, देखते हैं इनको। वंस इनसाइड इंटेस्टाइनल सेल, एक दफा हमारे फैट डाइजेशन के प्रोडक्ट चले गए इंटेस्टाइनल सेल के अंदर, तो जो शॉर्ट या मीडियम चेन फैटी एसिड्स हैं या ग्लाइसरोल हैं, इनके लिए सिग्नल ग्रीन है, इन्हें परमिशन की जरूरत नहीं, इन्हें किसी प्रोसीजर्स को फॉलो अप करने की जरूरत नहीं, ये बहुत इजीली कहाँ मूव कर जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में मूव कर जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, ऐसे फैटी एसिड्स जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं, उनकी एग्जांपल क्या है, जैसे कि मोनोग्लाइसराइड्स, जैसे कि फैट सॉल्युबल विटामिन, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, ये इन्हें एब्जॉर्प्शन की परमिशन नहीं मिलती, इन्हें एक प्रोसीजर को फॉलो अप करना पड़ता है, इसीलिए मैंने इनको आसानी के लिए रेड कलर में शो करवाया है। दे नीड हेल्प फॉर एब्जॉर्प्शन एंड एंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम, इन्हें मदद चाहिए होती है प्रोसीजर की जो इनको इस काबिल बनाए कि वो इंटेस्टाइनल सेल के अंदर मूव कर जाएं। देन ये इंटेस्टाइनल सेल के अंदर मूव करने के बाद रीअसेंबल हो जाते हैं, रीअसेंबल इनटू ट्राइग्लाइसराइड्स विद इन द इंटेस्टाइनल सेल। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि इंटेस्टाइनल सेल में जाने के बाद ये रीअसेंबल हो जाते हैं ट्राइग्लाइसराइड्स के अंदर। जी, ये है हमारी मेन डायग्राम जिसको हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे और आपको पूरा एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो है वो क्लियर हो जाएगा। सो प्लीज फोकस ऑन द स्क्रीन। सबसे पहले हम इस साइड को कवर करते हैं, वो क्या बता रहा है यहाँ पर। नंबर 1, लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स, बाइल, इमल्सिफाइड फैट ड्रॉपलेट्स। नंबर 1, इमल्सिफिकेशन बाय बाइल, ये वाला पार्ट हमारे लिपिड की डाइजेशन का पार्ट है, जिसके अंदर हम फैट ड्रॉपलेट जो कि लार्ज साइज के होते हैं उसे इनटेक करते हैं अपनी डाइट के थ्रू। फिर उसके ऊपर बाइल एक्शन शो करता है, उसे इमल्सिफाई करता है और इमल्सिफाई करवा कर उन ड्रॉपलेट्स को छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। ये क्यों जरूरी है, ये इसलिए जरूरी है कि लार्ज फैट ड्रॉपलेट का सरफेस एरिया छोटा होता है, जितने छोटे फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतने ही ज्यादा चांसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन होते हैं। अब हम अपने दूसरी पार्ट को डिस्कस करते हैं, इंजाइमेटिक डाइजेशन बाय पैंक्रियाटिक लाइपेज। जब हमारे लिपिड के पार्ट्स जो फैटी पार्ट्स था या फैटी ड्रॉपलेट्स थे वो छोटे हो गए हैं, तो कहता है कि इंटेस्टाइन में इसकी डाइजेशन का प्रोसेस होता है, वहां पे एक एंजाइम मौजूद है जिसे हम कहते हैं कि पैंक्रियाटिक लाइपेज है वो। क्लियर? यहाँ पे डायग्राम में आपको नजर आ रहा है ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स कंबाइंड हैं, 3 फैटी एसिड आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन जैसे ही इस पे पैंक्रियाटिक लाइपेज एक्ट करता है, दे आर डिवाइडेड इनटू 3 फैटी एसिड्स, ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं 3 फैटी एसिड्स के अंदर। इसके साथ साथ कुछ फ्री ग्लाइसरोल भी बनता है। पार्ट 3, एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ फैट डाइजेशन डिपेंड्स ऑन द साइज। वो कहता है कि फैट्स की जो डाइजेशन के बाद प्रोडक्ट बने हैं उसके साइज पे भी डिपेंड करता है कि क्या उनका साइज बड़ा है या छोटा है। आपको भी पता है कि अगर कोई चीज छोटी होगी तो उसको एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर किसी चीज का साइज बड़ा होगा तो उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए हमें एक प्रोसीजर फॉलो करवाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स में डिस्क्राइब किया गया है कि अगर कोई शॉर्ट या मीडियम चेन फैटी एसिड्स हों, जिनके लिए मैं अभी ऊपर बताकर आई हूं कि इनको ग्रीन सिग्नल मिलता है, शॉर्ट एंड मीडियम चेन फैटी एसिड्स हों या ग्लाइसरोल हों, उनको ब्लड में बड़े आसानी से एब्जॉर्प्शन की इजाजत मिल जाती है। यही वजह है कि उनको डायग्राम में शो नहीं करवाया। जबकि जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं या मोनोग्लाइसराइड्स हैं, या यानी कि आप कह सकते हो कि जो कि लार्ज साइज हैं, प्रोडक्ट्स हैं फैट डाइजेशन के, वो ट्राइग्लाइसराइड्स में पहले कन्वर्ट होते हैं, फिर काइलोमाइक्रॉन्स बनते हैं,
और फिर लिम्फ वेजल्स में जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ बात आपने ये याद रखनी है कि जो फैट डाइजेशन के बड़े साइज के प्रोडक्ट्स हैं वो पहले ट्राइग्लिसराइड्स बनते हैं, फिर काइलोमाइक्रॉन्स बनते हैं, और फिर वो लिम्फ वेजल्स में जाते हैं। क्लियर? ट्राइग्लिसराइड्स, काइलोमाइक्रॉन्स, लिम्फ वेजल्स। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द डायग्राम। ये देखिएगा, यहां पे आपको लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स नजर आ रहे हैं जिनको बाइल ने इमल्सिफाई करने के लिए सराउंड कर लिया है। ठीक है, यानी कि ये देखें कि बड़े ड्रॉपलेट थे, जैसे ही बाइल साल्ट ने इन्हें सराउंड किया, इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस किया, ये साइज में छोटे हो गए। अब जैसे ही ये साइज में छोटे होते हैं, इनको बहुत आसानी से ये इंटेस्टाइन की तरफ मूव कर सकते हैं। तो बेसिकली ये इंटेस्टाइन की ल्यूमन शो की हुई है। क्लियर? इंटेस्टाइन की ल्यूमन में ये मूव करते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं, और हम ये कहते हैं कि इमल्सिफिकेशन के प्रोसेस के बाद जो हमारे पास चीज बनी है उसको मैंने नाम दे दिया है माइसल्स का। माइसल्स। क्लियर? माइसल्स की वजह से ये क्या हुआ कि ये इंटेस्टाइनल सेल के करीब आ गए। ये देखें, ये इंटेस्टाइनल सेल है, ये इसके करीब आ गए। ठीक है, एपिथेलियल सेल है, इंटेस्टाइनल सेल है, ये इसके करीब आ गए। अब यहाँ पे इनके साथ क्या होना है, अभी हमने लेक्चर में डिस्कस किया है कि बाइल सॉल्ट रिमूव हो जाएगा और जो अंदर का डाइजेशन का फैट का प्रोडक्ट है वो अंदर मूव कर जाएगा इंटेस्टाइन के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, जब ये अंदर की साइड पे मूव करता है तो हम कहते हैं कि बेसिकली जब भी कोई चीज इनगल्फ की जाती है तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं कि फेगोसाइटोसिस हो रही है। और फेगोसाइटोसिस के लिए हम क्या कहते हैं कि बेसिकली हमारे पास अगर कोई सॉलिड चीज हो तो हम वर्ड यूज करते हैं कि वो फेगोसाइटोसिस हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर कोई लिक्विड या सेमी लिक्विड मटेरियल अंदर जा रहा हो तो हम उसको कहते हैं पिनोसाइटोसिस हो रही है। ठीक है, तो रिपीट कर रही हूं, हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल को जब इनगल्फ किया जाता है तो एक बेसिक टर्म है जिसे कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस कि चीज अंदर की तरफ मूव कर रही है। अब जब चीज अंदर की तरफ मूव कर रही है तो वो सॉलिड भी हो सकती है, वो लिक्विड भी हो सकती है। अगर वो सॉलिड होगी तो हम उसे फेगोसाइटोसिस का नाम देंगे, और अगर वो लिक्विड होगी तो हम उसे पिनोसाइटोसिस का नाम देंगे। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे बाइल सॉल्ट्स रिमूव हो गए और जो फैट डाइजेशन का प्रोडक्ट था वो एंट्रेंस कर ली उसने एपिथेलियल सेल्स के अंदर, इंटेस्टाइनल सेल के अंदर। यहां आने के बाद जो गोल्जी अपरेटस है वो क्या काम करता है, गोल्जी अपरेटस इसकी सराउंडिंग में प्रोटीन को लगा देता है, प्रोटीन के साथ इसका कॉम्बिनेशन करवा देता है। प्रोटीन के साथ कॉम्बिनेशन करवाने के बाद जो चीज हमारे पास आती है हम कहते हैं ये हमारे काइलोमाइक्रॉन्स हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे काइलोमाइक्रॉन्स हैं। क्लियर? अब काइलोमाइक्रॉन्स को प्रोटीन्स की जो सराउंडिंग मिली होती है इसकी वजह से ये वाटर में बहुत इजीली सॉल्युबल होने के लिए रेडी हो जाते हैं, इनकी वाटर सॉल्युबिलिटी पॉसिबल हो जाती है। तो अब आप देखें कि ये काइलोमाइक्रॉन्स इंटेस्टाइनल सेल से एक्सोसाइटोसिस की तरफ जा रहे हैं, अब ये बाहर जा रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। क्लियर? तो अब ये जब एग्जिट करते हैं तो फिर ये कहाँ जा रहे हैं, अब ये हमारे लेक्टियल की तरफ जा रहे हैं। और लेक्टियल बेसिकली क्या है, लेक्टियल बेसिकली लिम्फेटिक वेजल्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। लेक्टियल हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लिम्फेटिक वेजल्स हैं उनको हम लेक्टियल का नाम देते हैं। और ये लेक्टियल क्या करती हैं, ये डाइजेस्टेड फूड को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, तो बेटे काइलोमाइक्रॉन्स ने कैपिलरी को क्रॉस किया और हमारे लिम्फेटिक वेजल्स यानी कि लेक्टियल की तरफ ये मूव कर गए। एक बात यहाँ पे एडिशनल बताऊं आपको कि देखिए, नाम है लेक्टियल, तो इनको लेक्टियल इसलिए कहा जाता है कि ये सफेद रंग की होती हैं, दूधिया रंग की होती हैं, इसलिए इन्हें लेक्टियल कहा जाता है। क्लियर? जैसे जैसे काइलोमाइक्रॉन्स इनके अंदर आते चले जाते हैं इनका रंग जो है वो सफेद से सफेद होता चला जाता है, दूधिया होता चला जाता है, व्हाइटिश होता चला जाता है, इसीलिए हम इनको लेक्टियल्स का नाम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहां मैं ये जो डायग्राम के साथ कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है
मैं चाहती हूँ कि मैं इसको भी एक दफा आपके सामने गो थ्रू करूं, ताकि कोई भी इशू आपको या कोई भी प्रॉब्लम आपको लेक्चर की लिसनिंग के दौरान ना आए। फैटी एसिड्स, इस डायग्राम की अगेन एक रेपिटेशन हो रही है, जरा प्लीज फोकस कीजिएगा। फैटी एसिड्स एंड मोनोग्लाइसराइड रिजल्टिंग फ्रॉम फैट डाइजेशन लीव माइसेल्स एंड एंटर एपिथेलियल सेल। अब ये फैट की डाइजेशन के वो प्रोडक्ट हैं जिन्हें ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, जिन्हें रेड सिग्नल मिला है। अभी आपको जो ऊपर दिखाया है मैंने, लॉन्ग चेन की बात की है, ये वो चीजें हैं जिनको रेड सिग्नल मिला है। ठीक है, तो रेड सिग्नल वाले जो फैट डाइजेशन के प्रोडक्ट्स हैं, ये माइसल को छोड़ते हुए हमारे एपिथेलियल सेल या इंटेस्टाइनल सेल के अंदर एंटर हो रहे हैं। फैटी एसिड्स लिंक टू फॉर्म ट्राइग्लाइसराइड्स, ये ट्राइग्लाइसराइड्स बना रहे हैं। स्टूडेंट्स, अभी इसी पिक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारे लार्ज प्रोडक्ट्स ट्राइग्लाइसराइड्स बनाएंगे, फिर काइलोमाइक्रॉन्स बनाएंगे, और फिर लिम्फ वेसल की तरफ जाएंगे। तो देखिएगा, यहाँ पे ट्राइग्लाइसराइड्स बनाने के लिए वो एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे हैं। फैटी एसिड जो है वो लिंक कर रहा है, रीअसेंबल कर रहा है, ताकि ट्राइग्लाइसराइड्स बन सके। फैटी ग्लोब्यूल्स कंबाइन विद प्रोटीन्स टू फॉर्म काइलोमाइक्रॉन्स। ट्राइग्लाइसराइड्स के बाद अगली चीज हमारे पास काइलोमाइक्रॉन्स आ गई हैं, यानी कि हमारे फैट के प्रोडक्ट ने प्रोटीन को अपने आसपास इकट्ठा कर लिया है, या यूं कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स कि प्रोटीन ने सराउंड कर लिया है हमारे फैटी ग्लोब्यूल्स को। ये सारा प्रोसीजर गोल्जी अपरेटस के अंदर हो रहा होता है। इसके बाद हम आगे की बात देखते हैं। काइलोमाइक्रॉन्स आर extruded from the epithelial cell and enter a lacteal lymph capillary। अब वो कहता है कि काइलोमाइक्रॉन ने एपिथेलियल सेल को छोड़ के एग्जिट करके लेक्टियल की तरफ जाना है। और लेक्टियल क्या है? लेक्टियल हमारा लिम्फेटिक वेजल है, जो कि व्हाइट कलर का होता है। और इसको क्या चीज क्रॉस करके जानी है? लिम्फ की कैपिलरी क्रॉस करके जानी है। रेड कलर में नजर आ रही है ना आपको? इसको क्रॉस करके आगे मूव ऑन करना है। Lymph in the lacteal transports chylomicrons away from intestine। अब lymph का फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। lymph क्या काम करता है? lymph इन chylomicrons को इंटेस्टाइन से दूर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेन डायग्राम थी आज की हमारे लेक्चर की, जिसके अंदर ओवरऑल डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की एक समरी साइमल्टेनियसली रिप्रेजेंट की गई थी। और आपको भी मैंने वो वन बाय वन स्टेप्स के साथ शो करवाई है कि हमारे किस तरह से लिपिड्स की जो डाइजेशन है, उसके बाद जो उसकी एब्जॉर्प्शन है, कौन कौन से स्टेप्स को वो फॉलो करता है। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे एक नोट करके काइलोमाइक्रॉन्स के लिए बात की गई है। वाइवा बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है ये, किसी भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव साइड की तरफ ये पूछा जा सकता है। काइलोमाइक्रॉन्स आर वन टाइप ऑफ लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन तो ये है ना, बेसिकली लिपिड्स को सराउंड किया था प्रोटीन ने। तो काइलोमाइक्रॉन्स की नेचर क्या है? दे आर बेसिकली लिपोप्रोटीन, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स फॉर लिपिड इन लिम्फ एंड ब्लड। अब यहाँ पे उनका फंक्शन बताया है कि काइलोमाइक्रॉन क्या करते हैं। काइलोमाइक्रॉन लिपिड्स को, या कह सकते हो कि जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं, उनको लिम्फ की तरफ और ब्लड की तरफ मूव करने में, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प आउट करते हैं। तो ये एक ऐसी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे डिफरेंट तरह से पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली काइलोमाइक्रॉन्स की नेचर क्या है। काइलोमाइक्रॉन्स आर लिपोप्रोटीन इन नेचर। अब हम बात करते हैं, एक छोटी सी फ्लो डायग्राम दिखाना मेरा यहाँ मकसद है। और वो क्या शो करवा रही है, जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, कि बेसिकली एब्जॉर्प्शन दो तरह की हो सकती है। अगर हम उसकी स्पीड की बात करें तो हमारी एब्जॉर्प्शन दो तरह की हो सकती है। और वो दो तरह की एब्जॉर्प्शन कैसे हो सकती है बेटे? वो इस तरह से हो सकती है कि या तो एब्जॉर्प्शन फास्टर हो, या एब्जॉर्प्शन जो है वो स्लोअर हो। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो हमारी एब्जॉर्प्शन है बेसिकली या तो वो फास्टर है या वो स्लोअर है। अब कॉमन सेंस को यूज करें तो आपको पता है कि जो
चेन फैटी एसिड्स की छोटी होंगी, फैटी एसिड्स की ऐसी चेन जो कि छोटी होंगी साइज में, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होंगी, उनकी एब्जॉर्प्शन क्या होगी, फास्टर होगी। सेम फैट्स एंड ऑयल्स जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, उनकी एब्जॉर्प्शन भी फास्टर होगी। लेकिन ऐसे फैटी एसिड्स जिनकी चेन बड़ी होगी, या हम कह सकते हैं कि जिनका साइज बड़ा होगा, उनकी एब्जॉर्प्शन की स्पीड भी कम होगी। या ऐसे फैट्स एंड ऑयल्स जिनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उनकी भी एब्जॉर्प्शन की स्पीड स्लो होगी। तो ये एक मैंने छोटा सी फ्लो डायग्राम बना दी है ताकि आपको कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाए कि कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, जिनकी एब्जॉर्प्शन की स्पीड तेज है या जिनकी एब्जॉर्प्शन की स्पीड कम है। एंड ऑफ द लेक्चर में हम एक डायग्राम और शो करवाते हैं ताकि अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो वहां यहाँ पे क्लियर आउट हो जाए कि ये डायग्राम सेपरेटली लिपिड एब्जॉर्प्शन को शो करवा रही है, लिपिड एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को शो करवा रही है। क्लियर? यहाँ पे क्या होता है कि हमने डाइट इनटेक की, डाइट जैसे ही हमने इनटेक की, हमारे जो लिपिड्स हैं वो ट्राइग्लाइसराइड्स या कोलेस्ट्रॉल हैं। अब ये लार्ज साइज के लिपिड्स हैं, लार्ज साइज के लिपिड्स को एब्जॉर्प्शन की जरूरत है। तो एब्जॉर्प्शन की जरूरत के लिए हमें पहले उसके साइज को छोटा करने की जरूरत है। तो एब्जॉर्प्शन से पहले डाइजेशन का प्रोसेस होगा और फिर ये इंटेस्टाइन की तरफ मूव कर जाएंगे फॉर द सेक ऑफ एब्जॉर्प्शन। जब ये इंटेस्टाइन की तरफ मूव करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, तो वहां पे ये क्या बनाते हैं, ये काइलोमाइक्रॉन्स बनाते हैं। बेसिकली ये काइलोमाइक्रॉन्स ही हमारे वो प्रोडक्ट्स हैं जिन्होंने आगे मूव करना है। लेकिन अगर कोई फैटी एसिड का डाइजेशन किया हुआ प्रोडक्ट ट्राइग्लाइसराइड्स में कन्वर्ट हो जाए और वो काइलोमाइक्रॉन की तरफ ना जाए, तो वो ट्राइग्लाइसराइड्स भी हमारी एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाते हैं। यानी कि ट्राइग्लाइसराइड्स अगर काइलोमाइक्रॉन में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो वो भी हमारे एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाता है। जबकि जो हमारे फैट डाइजेशन के प्रोडक्ट काइलोमाइक्रॉन में कन्वर्ट हो जाएं, वो लिम्फ की तरफ मूव कर जाते हैं। लिम्फ की बात अभी मैंने आपको बताई कि लिम्फेटिक वेजल्स हैं जिनको हम लेक्टियल का नाम दे रहे हैं, और यहां से ये आगे थोरेसिक डक्ट की तरफ आसानी से चले जाते हैं, और यहां से ये आसानी से ब्लड की तरफ चले जाते हैं। मींस ये रेडी हैं, एब्जॉर्प्शन इनकी हो चुकी है, ये एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हैं। तो वीवर्स, ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स को कवर किया। डाइजेशन ऑफ लिपिड्स के लिए आप मेरा इससे पिछला लेक्चर देख सकते हैं जो कि बायोकेमिस्ट्री का ही लेक्चर है। आज का लेक्चर भी हमारा बायोकेमिस्ट्री का था, लेकिन इसमें हमने ये स्टडी किया कि हाउ लिपिड्स आर एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम। हमारी बॉडी में ये कैसे जो है वो मूव कर जाते हैं और कैसे वहां पर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ अभी आगे भी हमारे जो है वो लिपिड्स के कुछ लेक्चर्स, कुछ टॉपिक्स जो कि स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि इसको ऐड करें प्लीज। तो इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में हम उन चीजों को भी कवर अप करेंगे।